नमस्ते, हेलो, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। मैं हूं आरती और स्वागत है आपका मेरे चैनल गर्ल विद स्टोरीज़ में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको जॉन ग्रीन की नोवेल द फॉल्ट इन आवर स्टार्स के चैप्टर 1 एंड 2 की स्टोरी एक्सप्लेन की थी और इस वीडियो में मैं चैप्टर 3, 4 और 5 की स्टोरी एक्सप्लेन करूँगी। मैं बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत की आने वाली लास्ट मूवी दिल बेचारा की स्टोरी लाइन इसी बुक पर बेस्ड है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई हाईली रिकमेंड कि आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आ जाए। साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और घंटी भी बजा दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी कई इंटरेस्टिंग बुक्स और स्टोरी एक्सप्लेनेशन की वीडियोस मिलेंगी और उनकी खबर आपको सबसे पहले मिलनी चाहिए। और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो के आखिर में हमने देखा कि हेज़ल और अगस्तस अपनी अपनी फेवरेट बुक्स एक्सचेंज करते हैं। हेज़ल अगस्तस को एन इम्पीरियल एफ्लिक्शन पढ़ने के लिए देती है और अगस्तस हेज़ल को द प्राइस ऑफ डॉन पढ़ना के लिए रिकमेंड करता है। उस रात हेज़ल ने रात भर जागकर वो बुक ख़त्म की। उस बुक में बहुत खून खराबा था। 284 पेजेस में 118 लोग मारे गए थे और स्टाफ सर्जन मैक्स मेहम इन सब किलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। अगले दिन थर्सडे को वो लेट उठी। वैसे तो उसकी मॉम उसे कभी नहीं उठाती, क्योंकि सोना और रेस्ट करना बीमार इंसान के लिए अच्छा होता है, पर उस दिन उसकी मम्मी उसे उठाने लगी। हेज़ल कहती है कि वो रात को देर तक पढ़ती रही, तो उसकी मॉम ने अंदाज़ा लगाया कि ये बुक अगस्तस ने उसे दी होगी और उन्हें साफ दिख रहा था कि हेज़ल उसे पसंद करने लगी थी। हेज़ल और सोना चाहती थी, पर उसकी मॉम बताती है कि आज उसकी एक इम्पॉर्टेंट क्लास है और आज मार्च 29 है, उसका 33rd हाफ बर्थडे, मतलब 6 महीने बाद वो 17 साल की पूरी हो जाएगी और आज वो 16.5 साल की हो चुकी थी। हेज़ल के कैंसर की वजह से उसके पेरेंट्स उसका हाफ बर्थडे भी सेलिब्रेट किया करते थे। उसकी मॉम सजेस्ट करती है कि वो अपनी फ्रेंड केटलिन के साथ मॉल्स वगैरह जाकर शॉपिंग कर ले और हेज़ल ऐसा ही करती है। वो केटलिन को टेक्स्ट करके रेडी हो जाती है और पहले अपनी क्लास अटेंड करने जाती है। केटलिन बहुत सोशल लड़की थी और वो उसे रिप्लाई करके पहले विश करती है और 3:32 को कैसल्टन मॉल में मिलने का प्लान बनाती है। क्लास के बाद हेज़ल की मॉम पहले उसे बुक स्टोर ले जाती है, जहाँ हेज़ल अगस्तस की बुक के फर्स्ट 2 सीक्वल्स मिडनाइट डॉन और रिक्विम ऑफ मेहम खरीद लेती है और फिर वो फूड कोर्ट में बैठकर बुक पढ़ने लगती है। वो अपनी मॉम को भी एक कोने में छुपकर बैठा देखती है। वो कुछ काम कर रही थी। एग्जैक्टली 3:32 को केटलिन को वो अपनी तरफ आता देखती है। उसका एक्सेंट ब्रिटिश था और वो एक सोफिस्टिकेटेड लड़की थी। वो एक दूसरे का हाल पूछते हैं और शॉपिंग करना शुरू करते हैं। हेज़ल शू स्टोर से अपने लिए फ्लिप फ्लॉप्स लेती है और केटलिन 3 जोड़ी जूते लेती है। हेज़ल अब घर जाने की बात करती है और केटलिन उसे फिर मिलते रहने को कहकर अलविदा लेती है। अभी 4 ही बजे थे और हेज़ल ने अपनी मॉम को 6 बजे आने को कहा था और वो ये 2 घंटे अकेले रहना चाहती थी। वो एक फाउंटेन पेन एम्पोरियम के बाहर बैठ के मिडनाइट डॉन पढ़ने लगती है और उसे मैक्स मेहम का कैरेक्टर काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि उसकी लाइफ में एडवेंचर कभी ख़त्म नहीं होता था। वो बुक ख़त्म करने ही वाली होती है कि तब तक एक छोटी लड़की उसके पास आती है और उससे पूछती है कि उसने नाक में क्या पहना है। हेज़ल उसे बताती है कि ये एक कैनुला है जो उसे ऑक्सीजन सप्लाई करके सांस लेने में हेल्प करता है। छोटी लड़की पूछती है कि क्या ये उसे भी सांस लेने में हेल्प करेगा, जिस पर उस बच्ची की माँ उसे मना करती है, पर हेज़ल इट्स ओके कहकर कैनुला उस बच्ची की नाक के नीचे लगा देती है। उस बच्ची को गुदगुदी होती है और हेज़ल प्यार से उस बच्ची को कहती है कि वो उसे कैनुला दे तो देती, पर उसे इसकी बहुत ज़रूरत है। वो बच्ची उसे थैंक्स कहकर वहाँ से चली जाती है। हेज़ल सोचती है कि बच्चे कितने मासूम होते हैं, क्योंकि उसके साथ वाले सारे लोग उसके आसपास ऑकवर्ड और सेल्फ कॉन्शियस फील करते थे। हर चीज़ बोलने से पहले सोचते थे, पर वो बच्ची ऐसा कुछ भी नहीं करती थी। उस रात वो जल्दी अपने रूम में जाकर फिर से एन इम्पीरियल एफ्लिक्शन पढ़ने लगी। ये एक एन नाम की लड़की की और उसकी एक आंख वाली माँ की कहानी है, जो एक प्रोफेशनल गार्डनर है और उसे ट्यूलिप्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। वो लोग कैलिफोर्निया में बिलो मिडिल क्लास ज़िंदगी जी रहे होते हैं, पर एना को एक रेयर ब्लड कैंसर हो जाता है। पर ये कोई कैंसर वाली बुक नहीं थी, क्योंकि कैंसर बुक्स में कैंसर पेशेंट्स किसी तरह कैंसर से लड़ने की चैरिटी स्टार्ट करते हैं, पर एन इम्पीरियल एफ्लिक्शन में
एना कैंसर पेशेंट्स को चैरिटी देने के बजाय एक द एना फाउंडेशन फॉर पीपल विद कैंसर हु वांट टू क्योर कॉलरा नाम की चैरिटी स्टार्ट करती है। साथ ही एना अपनी कंडीशन को लेकर बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होती है और वो कैंसर को साइड इफ़ेक्ट बताती है, जो कि बिल्कुल सही था। कैंसर म्यूटेशन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से होता है, जिसे धरती पर डाइवर्सिटी पॉसिबल है। सो स्टोरी कुछ यूँ थी कि एना बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने लगती है और इसी बीच उसकी मॉम एक डच ट्यूलिप ट्रेडर्स के साथ प्यार में पड़ जाती है, जिसे एना द डच ट्यूलिप मैन कहकर बुलाती थी। द डच ट्यूलिप मैन के पास बहुत सारा पैसा था और साथ ही उसके पास कैंसर को ट्रीट करने की आइडियाज़ भी थे, पर एना को ये आदमी धोखेबाज लगता था। और जब उसकी मॉम और ये आदमी शादी करने ही वाले होते हैं और एना का न्यू ट्रीटमेंट व्हीट ग्रास और आर्सेनिक की छोटी डोजेस के साथ शुरू होने ही वाला होता है, स्टोरी बीच में ही एब्रप्टली एक ए पर ख़त्म हो जाती है। जी हाँ, हेज़ल को बुक इसीलिए काफ़ी पसंद थी और वो सोचती है शायद एना मर गई होगी या काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गई होगी, और बुक का ऐसे अब्रप्टली मिड सेंटेंस ख़त्म होना ये जताता है कि कैसे ज़िंदगी एकदम से बिना किसी वार्निंग के ख़त्म हो जाती है। पर स्टोरी में एना के अलावा भी कैरेक्टर्स थे जिनके बारे में हेज़ल जानना चाहती थी कि उनकी लाइफ में आगे क्या हुआ। हेज़ल ने ऑथर पीटर वैन ह्यूटन को बहुत सारे लेटर्स भी लिखे थे, जिसमें वो आगे की कहानी पूछती है। क्या डच ट्यूलिप मैन एक धोखेबाज था या नहीं? क्या एना की मॉम की शादी उससे हुई? एना के स्टूपिड हैमस्टर का क्या हुआ? क्या एना के फ्रेंड्स ग्रेजुएट हुए? पर पीटर वैन ह्यूटन ने कभी उनका जवाब नहीं दिया। पीटर वैन ह्यूटन ने बस ये एक ही बुक लिखी थी और उसके बारे में अब बस इतना पता था कि इस बुक के बाद वो यूएस से नीदरलैंड शिफ्ट हो गया और ये बुक 10 साल पहले आई थी। हेज़ल को याद आता है कि अगस्तस भी इस बुक को पढ़ेगा, पता नहीं उसे ये बुक कैसी लगेगी। साथ ही उसे कॉल करने का भी याद आता है। हेज़ल उसे टेक्स्ट करती है और अगस्तस कहता है कि उसने कॉल करने का वादा किया था, ना कि टेक्स्ट करने का। हेज़ल उसे कॉल मिलाती है। हेज़ल ग्रेस, वो फ़ोन उठाते ही कहता है। हेज़ल उसे बुक के बारे में पूछती है और अगस्तस बताता है कि उसने अभी 651 पेजेस में से 453 पेजेस तक ही पढ़ा है। हेज़ल भी बताती है कि वो रेक्विएम फॉर मेहम पढ़ रही है। अगस्तस उससे मिलने को कहता है और हेज़ल उसे पहले बुक ख़त्म करने को कहती है। अगले दिन हेज़ल अपनी पोइट्री की क्लास के बाद अपनी मॉम के साथ मूवी देखने चली जाती है। वापस आकर वो देखती है कि अगस्तस ने 4 मैसेजेस भेज रखे थे और वो बुक के अब्रप्टली एंड होने की वजह से बेचैन था और वो उससे फ्री होकर कॉल बैक करने को कहता है। हेज़ल अपने बैकयार्ड में लगे झूले को देखती है और फिर अगस्तस को कॉल करती है। फ़ोन पर हेज़ल को ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आती हैं। उसके पूछने पर अगस्तस बताता है कि आइसेक की हालत ख़राब है। अगस्तस कहता है कि क्या वो 20 मिनट में उसके घर आ सकती है। हेज़ल हाँ कहकर उसके घर के लिए निकल जाती है और वहाँ पहुंचकर अगस्तस के डैड दरवाज़ा खोलते हैं। वो बताते हैं कि अगस्तस और आइसेक दोनों बेसमेंट में हैं और सिंडी यानी कि उनकी वाइफ इन आवाज़ों की वजह से बाहर चली गई है। अगस्तस बताता है कि आइसेक को साइकोटिक एपिसोड आ रहे हैं। अगस्तस और आइसेक दोनों ज़मीन पर बैठे वीडियो गेम्स खेल रहे थे, पर आइसेक बुरी तरह रो रहा था। अगस्तस बताता है कि मोनिका और आइसेक अब साथ नहीं। वीडियो गेम में वो कुछ स्कूल के बच्चों को टेररिस्ट अटैक से बचा रहे थे और तभी टेररिस्ट बच्चों की तरफ एक ग्रेनेड फेंक देते हैं, पर अगस्तस भाग कर जाता है और ग्रेनेड को अपनी बॉडी से कवर कर लेता है, जिससे वो उसके नीचे ब्लास्ट हो जाता है और स्क्रीन पर खून के छींटे पड़ जाते हैं। मिशन फेलियर, एक रोबोटिक वॉइस सुनाई देती है, पर अगस्तस खुश था क्योंकि बच्चे बच गए थे। आइसेक फाइनली हेज़ल की तरफ देखकर कहता है कि मोनिका बाद में ख़त्म नहीं करना चाहती थी, यानी कि उसकी सर्जरी के बाद, पर वो ये सर्जरी हैंडल नहीं कर सकती थी। सर्जरी के बाद अंधा आइसेक होने वाला था, पर हैंडल वो नहीं कर सकती थी। इस पर आइसेक मुस्कुराता है, जिस पर हेज़ल कहती है कि तुम दोनों हैंडल नहीं कर सकते, पर उसके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं थी और आइसेक के पास कोई ऑप्शन नहीं था। आइसेक कहता है कि हमेशा साथ रहने का प्रॉमिस, हर कंडीशन में प्यार करने का प्रॉमिस उसे निभाना चाहिए था, और वो खड़ा होकर चेयर को किक करने लगता है और वो ट्रॉफीज़ को भी अगस्तस की परमिशन से तोड़ने लगता है। कुछ देर बाद अगस्तस आइसेक से पूछता है कि क्या वो अब बेटर फील कर रहा है, तो आइसेक ना में जवाब देता है। अगस्तस इस पर कहता है कि पेन की यही खास बात होती है कि वो ख़त्म होना नहीं चाहता और हर टाइम महसूस होना चाहता है।
इसके बाद एक हफ्ते तक हेज़ल की गस से कोई बात नहीं हुई। संडे को जब वो अपने पेरेंट्स के साथ पिज़्ज़ा खा रही होती है तब उसे गस की कॉल आती है। खाना ख़त्म करके वो बाहर उसे वापस कॉल करती है। हेज़ल ग्रेस, गस फ़ोन उठाते ही कहता है। और गस उसे कहता है कि जितनी बार वो एन इम्पीरियल एफ्लिक्शन पढ़ता है उसे ये फील होता है जैसे हेज़ल ने उसे एक गिफ्ट दिया है, कुछ इम्पॉर्टेंट दिया है। गस उसे पूछता है कि हेज़ल वैन हूटन से कांटेक्ट नहीं कर पाई थी ना, और फिर वो कुछ रीडिंग सा करने लगता है। डियर मिस्टर वॉटर्स, मैंने आपका मेल पढ़ा जो आपने 6 अप्रैल को मेरे लिए मिस व्लीगनथॉर्प को यूएस से भेजा था। हेज़ल शॉक थी और वो पूछती है कि ये सब क्या पढ़ रहा है वो। गस उसे बताता है कि उसने पीटर वैन हूटन के असिस्टेंट लिडविस को मेल किया और उसने पीटर को ये मेल दिखाया और पीटर ने लिडविस के ईमेल अकाउंट से रिप्लाई दिया है। गस आगे पढ़ता है और उस लंबे से बड़े बड़े वर्ड्स वाले ईमेल में लास्ट लाइन यही थी कि ना तो उसने आगे कुछ लिखा है और ना ही वो इस बुक को आगे कंप्लीट करना चाहता है। हेज़ल को भरोसा नहीं हो रहा था कि वैन हूटन ने उसे ईमेल भेजा, पर गस उसे ये कहता है कि इतने बड़े वर्ड्स का यूज़ वो नहीं कर सकता। हेज़ल उससे ईमेल आईडी ले लेती है और अगले 2 घंटे वो एक मेल टाइप करके भेज देती है। हेज़ल अपने मेल में उस बुक की काफ़ी सराहना करती है और कहती है कि एज अ 3 ईयर सर्वाइवर ऑफ स्टेज 4 कैंसर उस बुक में सब कुछ सही लिखा था। फिर हेज़ल उनसे अपने बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है, जैसे एना मरी या नहीं, उसकी मॉम और डच ट्यूलिप मैन का क्या हुआ, क्या वो एक फ्रॉड है या नहीं, एना के फ्रेंड्स क्लेयर और जेक का क्या हुआ, साथ ही सिसिफस द हैमस्टर का क्या हुआ। मेल सेंड करके हेज़ल गस को कॉल करती है और वो एन इम्पीरियल एफ्लिक्शन के बारे में बात करते हैं। हेज़ल उसे एमिली डिकिंसन की पोएम पढ़कर सुनाती है जो वैन हूटन ने टाइटल के लिए चूज़ की थी। गस को उसकी आवाज़ पोएम्स के लिए बहुत अच्छी लगती है और गस उसे बताता है कि प्राइस ऑफ डॉन की 6th बुक द ब्लड अप्रूव्स में भी इस पोएम का एक कोट लिया गया है। से योर लाइफ ब्रोक डाउन, द लास्ट गुड किस यू हैड वॉज ईयर्स अगो। गस हेज़ल को उसकी लास्ट किस के बारे में पूछता है। काफ़ी सालों पहले, हेज़ल जवाब देती है। तुम बताओ। मेरा लास्ट किस मेरी XDF के साथ कुछ 1 साल के लगभग पहले हुआ था, कैरोलिन मैथर्स, और वो अब इस दुनिया में नहीं है। गस कहता है अब उन्हें सो जाना चाहिए क्योंकि 1 बज चुके थे। ओके, हेज़ल कहती है। ओके, गस रिप्लाई करता है और हेज़ल हंसते हुए फिर से ओके कहती है। फिर कोई कुछ नहीं कहता और ऐसा लगता है मानो वो दोनों किसी और ही स्पेस में साथ थे। ओके, गस कहता है। शायद ओके उनका ऑलवेज बन चुका था। ओके, हेज़ल कहती है और गस फ़ोन कट कर देता है। गस के ईमेल का रिप्लाई 4 घंटों के अंदर आ गया था, पर हेज़ल के ईमेल को 2 दिन बीत चुके थे। वेडनेसडे को क्लास के टाइम हेज़ल को गस का टेक्स्ट आता है कि आइसेक की सर्जरी कंप्लीट हो गई है, सब ठीक रहा और अब कैंसर का कोई निशान नहीं बचा है। दूसरे टेक्स्ट में उसने लिखा था कि हाँ, वो ब्लाइंड भी हो गया है, जो कि अच्छा नहीं है। दोपहर में हेज़ल मॉम की कार लेकर मेमोरियल में आइसेक से मिलने जाती है। 5th फ्लोर पर जब वो डोर नॉक करती है तो एक नर्स जो आइसेक की आंखों में बैंडेज लगा रही थी उसे अंदर आने को कहती है। आइसेक को लगा कि मोनिका उसकी XGF आ गई, पर हेज़ल अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो हालचाल लेती है और आइसेक बताता है कि मोनिका और वो 14 महीने साथ थे। 14 महीने काफ़ी लंबा समय होता है, पर वो एक बार भी उससे मिलने नहीं आई। तब तक नर्स उसे कहती है कि उसे अपने आप को हील होने का टाइम देना चाहिए। 14 महीने ज़्यादा लंबा समय नहीं था और ये उसे रियलाइज़ हो जाएगा, देख लेना। उसके जाने के बाद वो दोनों नर्स का मजाक बनाते हैं क्योंकि उसने आइसेक को देख लेने को कहा था। हेज़ल नीचे से उसके रूम के लिए फ्लावर्स लेने जाती है और इस बार वहाँ आइसेक की मॉम उसका हाथ पकड़े बैठी थी और वो थोड़ी बहुत बातचीत करके वापस आ जाती है। अगली सुबह हेज़ल को लिडविस की ईमेल से रिप्लाई आ गया था जिसमें पीटर वैन हूटन ने ये लिखा था कि वो लिख के या फ़ोन पर नहीं बता सकता क्योंकि क्या पता वो शेयर कर दे किसी को। वो थैंक यू भी कहता है और उसका मानना था वो ये बातें सिर्फ मिलकर बता सकता है और अगली बार जब भी हेज़ल एम्स्टर्डम आए तो उससे मिलने ज़रूर आए। हेज़ल खुशी से चिल्लाने लगती है और उसकी मॉम अंदर आकर उससे पूछती है कि सब ठीक तो है ना। हेज़ल खुद को शाम के टाइम पीटर वैन हूटन के साथ एक कैफ़े में बैठा इमेजिन करती है।
जहाँ वो उसे धीमी आवाज़ में आगे की स्टोरी बताता है। वो बहुत खुश थी कि वैन हूटन उससे मिलना चाहता है और उसने एम्स्टर्डम भी इनवाइट किया था। वो ये सब अपनी मॉम को बताती है और कहती है कि उसे जाना ही होगा, पर उसकी मॉम उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है कि उनके पास इंटरनेशनल ट्रैवल के पैसे नहीं बचे हैं और ये सारे इक्विपमेंट वहाँ पहुँचाने के भी अलग खर्चे आएंगे। हेज़ल बीच में ही बात काट कर कहती है कि हाँ कोई बात नहीं। उसकी मॉम पापा से बात करने को कहती है, पर हेज़ल मना कर देती है क्योंकि उसके पेरेंट्स के पास पैसे उसी की वजह से नहीं थे। फेलेंसी 4 और उसके ट्रीटमेंट में फैमिली सेविंग्स पूरी तरह से खर्च हो चुकी थी और उसकी मॉम इसीलिए जॉब नहीं कर सकती थी क्योंकि वो हर टाइम उसके साथ रहती थी, उसका ध्यान रखती थी। हेज़ल गस को कॉल करने रूम के बाहर आ जाती है क्योंकि उसकी मॉम काफ़ी सैड हो गई थी। गस सारी बात सुनकर काफ़ी खुश होता है, पर हेज़ल पूछती है कि वो एम्स्टर्डम जाएगी कैसे। गस उससे पूछता है कि क्या उसकी विश बची है। वो द जीनी फाउंडेशन नाम की ऑर्गेनाइजेशन, जो कि काफ़ी बीमार बच्चों की एक विश पूरी करते हैं, उसके बारे में पूछ रहा था। और जैसा कि गस ने एस्टिमेट लगा ही लिया था, हेज़ल ने 13 साल की उम्र में कैंसर से पहले ही एक बार डिज्नीलैंड जाने की विश मांग ली थी और गस को भरोसा नहीं होता कि उसने अपनी एक विश वेस्ट कर दी। सैटरडे को हेज़ल अपने पेरेंट्स के साथ फार्मर्स मार्केट यानी कि सब्जी मंडी आई थी। तभी उसे गस की कॉल आती है, जो कि उसे घर के बाहर उसका वेट कर रहा था। हेज़ल जब वापस आती है तो गस घर के सामने ब्राइट ऑरेंज ट्यूलिप्स का बुके लेकर इंडियाना पेसर्स की जर्सी में खड़ा था। वो उसे बुके पकड़ाता है और उससे पूछता है कि क्या वो पिकनिक पर चलना चाहेगी। हेज़ल हाँ में जवाब देती है। गस उसके डैड से मिलता है और वो लोग रिक स्मिथ्स की जर्सी के बारे में बात करने लगते हैं। हेज़ल अंदर जाकर उन ट्यूलिप्स को टूथब्रश होल्डर में पानी भरकर सिर्फ अपने लिए अपने बाथरूम में रख देती है। हेज़ल जब बाहर आती है तो उसके पेरेंट्स और गस आपस में बातें कर रहे होते हैं। उसके आते ही उसकी मॉम पूछती है कि वो लोग जा कहाँ रहे हैं और गस उनके कान में कुछ कहता है। गस ड्राइव करता है और वो इतनी ज़ोर से ब्रेक मारता है कि हेज़ल के चेस्ट में अजीब सा पेन होने लगा था, पर कुछ दिनों में ही उसका पीईटी स्कैन होने वाला था, तो अगर कुछ गड़बड़ होती भी तो वहाँ पता लग जाता। ये सोचकर वो उसके साथ बाहर आ जाती है। गस एक सिगरेट निकालकर होठों पर रखता है और वो लोग म्यूज़ियम के पीछे एक पार्क में जाते हैं। वहाँ कुछ बच्चे एक बड़े से स्केलेटन के साथ खेल रहे होते हैं और उसकी बोन्स के बीच में से स्लाइड कर रहे होते हैं। हेज़ल के शोल्डर में भी दर्द होने लगा था। गस अपने बैग में से एक ऑरेंज ब्लैंकेट और ऑरेंज जूस निकालता है और कुछ सैंडविचेस भी। वो वहाँ बैठकर खाने लगते हैं और बच्चों को खेलते हुए देखते हैं। फिर गस उसे बताता है कि ये सब वो क्यों कर रहा है। वो कहता है कि हेज़ल जैसे कई बच्चे अपनी इकलौती विश को आर्टिफिशियल प्लेजर्स यानी थीम पार्क्स के लिए यूज़ कर लेते हैं, पर कुछ हीरोज़ वेट करते हैं सही टाइम आने का। शायद ये टाइम आने से पहले ही वो चल बसें, पर कम से कम उन्हें इस बात की खुशी होगी कि उन्होंने अपनी विश कहीं वेस्ट नहीं की। पर शायद वो टाइम आ भी जाए जब उन्हें पता लगे कि उनकी इकलौती विश ब्रिलियंट पीटर वैन हूटन से एम्स्टर्डम में मिलने की थी और उन्हें खुशी हो कि उन्होंने ये विश अब तक इसके लिए बचा के रखी थी। हेज़ल कहती है कि उसने तो अपनी विश यूज़ कर दी है, पर मैंने अपनी विश बचा के रखी थी। गस रिप्लाई करता है, हेज़ल शॉक थी क्योंकि विश लेने के लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बीमार होना पड़ता है। मुझे ये विश अपने पैर के लिए मिली। वो शर्माते, पर मैंने अपनी विश बचा कर रखी है। गस रिप्लाई करता है। हेज़ल शॉक थी क्योंकि जीनीज़ विश सिर्फ बहुत ज़्यादा बीमार बच्चों को ही देते थे। मुझे ये विश अपने पैर के लिए मिली। वो शर्माते हुए कहता है कि वो उसे अपनी विश नहीं दे रहा है, बल्कि वो खुद पीटर वैन हूटन से मिलना चाहता है और वो ये मीटिंग उस लड़की के बिना नहीं करना चाहता जिसने उसे वो बुक रिकमेंड की और वो उसके बारे में जान पाया। जबकि हम सब जानते हैं कि गस ने हेज़ल के लिए अपनी विश सैक्रिफाइस कर दी। और गस आगे बताता है कि उसने जीनीज़ से बात कर ली है और उन लोगों ने 3 मई से मई 7 तक की ट्रिप स्पॉन्सर की है। और हेज़ल उससे कहती है कि उसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, पर गस इस बात से एग्री नहीं करता और वो उसके गाल पर हाथ तो रखता है पर फिर पीछे भी हट जाता है। तो दोस्तों, चैप्टर 5 यहीं ख़त्म होता है और मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या वो लोग एम्स्टर्डम जा पाएंगे या उससे पहले ही कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा कि उनकी ये ट्रिप कैंसिल हो जाएगी। पर ये हमें पता चलेगा मेरे अगले वीडियो में, जहाँ मैं आपको चैप्टर 6, 7, 8 और 9 की स्टोरी एक्सप्लेन करूँगी।
तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। साथ में कमेंट में मुझे अपने विचार भी बताइए और ये भी बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और घंटी भी बजा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए और आपको आगे की स्टोरी का पता लग जाए। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।